मेरा नाम रोली है। आज मैं आप लोगों को अपनी कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसको सुनकर शायद आपके भी आँखों में आँसू आ जाएँगे। मैं 18 साल की थी, जब मेरे माता-पिता को मेरी शादी की फ़िक्र हो रही थी, जबकि अभी तक मैंने अपनी पढ़ाई भी पूरा नहीं की थी। अभी तो सिर्फ़ हाई स्कूल ही कर रही थी। मैं गाज़ियाबाद में रहती थी। हमारा कोई रिश्तेदार नहीं था, क्योंकि मेरी माँ की शादी गाँव में हुई थी। मेरे माता-पिता के रिश्तेदार वहीं पर रहते थे। काफ़ी सालों पहले मेरे पिता अपना गाँव छोड़कर गाज़ियाबाद आ गए थे, क्योंकि मेरी माँ को गाँव में रहने की आदत नहीं थी। मेरी माँ का मायका दिल्ली के आस-पास ही था और उनकी शादी गाँव में ही हो गई थी, इसलिए मेरी माँ का दिल गाँव में नहीं लगता था। मेरे पैदा होते ही उन्होंने गाँव छोड़ दिया था। मेरे पिता गाज़ियाबाद में एक फैक्ट्री में मज़दूरी किया करते थे। पिताजी की कमाई बहुत ज़्यादा पैसों तो नहीं आते थे, लेकिन जितने भी आते थे हमारा घर का गुजारा अच्छे से हो जाता था। मैं अपने माता-पिता की इकलौती औलाद थी। जैसे-जैसे मैं बड़े होने लगी, तो मेरी माँ पिताजी से रोज़ कहती कि तुम्हारी फैक्ट्री वाली नौकरी की कमाई से अब घर नहीं चलता, तुम कोई और काम देख लो। तो उसे और मेरे पिताजी से कहते हैं कि अब इसके अलावा मुझे इस उम्र में कुछ नहीं होता। जब जवान था और शरीर में जान थी, तब तुम्हारे कहने पर गाँव की ज़मीन बेचकर मैं गाज़ियाबाद आकर रहने लगा था। अब गाँव में भी नहीं जा रहा। वहाँ पर क्या था, क्या काम करूँगा, इसी बात को लेकर इन दोनों में रोज़ लड़ाई झगड़ा होता रहता था। माँ-पिता को इस तरह लड़ता हुआ देखकर मेरा दिल पढ़ाई से भी हटता जा रहा था। पिताजी के अलावा घर में कोई और कमाने वाला नहीं था। मेरे पिता बेचारे अकेले ही इतनी मेहनत किया करते थे। मेरा दिल चाहता था कि मैं अपने पिता की मदद करूं, लेकिन जब भी मैं कुछ काम करने को कहती, तो मेरी माँ मुझे साफ इनकार कर देती कि बस अब मुझे तुम्हारी शादी करनी है। मुझे अपने पिता की बूढ़ी-बूढ़ी हड्डियों पर बहुत तरस आता था। मेरा दिल चाहता था कि मैं अपने पिता की मदद कर सकूं, लेकिन माँ के आगे हमेशा ही मैं मजबूर हो जाती थी। हमारे गांव में शादी थी और हमें वहां से इनविटेशन आया था। हमारे जितने भी रिश्तेदार थे सारे गांव में ही मौजूद थे। हमारी शादी में मेरी बुआ की बेटी की थी, इसलिए वहां पर जाना था ज़रूरी था। हम लोगों ने शादी में जाने की तैयारियां शुरू कर दी थी। हमने अपनी पैकिंग भी कर ली थी। माँ पिताजी कहने लगे कि इस बार गांव चलकर हमें अपनी रोली बेटी का रिश्ता तय कर देना है। वहां पर जाकर तुम्हें हमारी बेटी के रिश्ते की बात चलानी है। वहां जाकर कोई अच्छा रिश्ता मिल जाए तो बात पक्की कर देना है। मुझे अपनी माँ की यह बात सुनकर बहुत हैरत हो रही थी। वह खुद तो सारी ज़िंदगी गांव छोड़कर शहर में आकर रह रही थी और मेरे लिए वह गांव में रिश्ता ढूंढने जा रही थी। मैं अभी शादी नहीं करना चाहती थी, मैं पढ़ना चाहती थी। मैं चाहती थी कि मैं अपने पिता की परेशानियों को ख़त्म कर सकूं और कुछ बनकर हमारी ज़िंदगी को आगे कुछ आसान बना सकूं। मेरे पिता की इस बात के लिए राज़ी हो गए थे। मैं शर्म की वजह से पिता के सामने तो कुछ नहीं बोल पाई थी, लेकिन पिता के जाते ही मैंने माँ को साफ-साफ कह दिया कि मैं मर जाऊंगी, लेकिन गाँव में शादी नहीं करूंगी और तुम गाँव में जाकर मेरे रिश्ते की बिल्कुल भी कोई बात मत करना। ऐसा ना हो कि बाद में आपको बेइज्जती का सामना करना पड़े। मैं यहाँ शहर में रहकर पढ़ लिख कर नौकरी करना चाहती हूँ और अपने पिता का सहारा बनना चाहती थी। मुझे अभी शादी की कोई जल्दी नहीं थी। 2 दिन बाद जब गाँव चले गए, तो वहाँ जाने के लिए जब शादी निपट गई, तो मेरे पिता ने अपने बड़े पड़ोस में रहने वाले मेरे पिताजी के दोस्त के बेटे के साथ ही मेरा रिश्ता तय कर दिया गया। वहाँ सब लोग यह खबर दे दी कि उन्हें रिश्ता पक्का कर दिया गया। मैंने लड़के को देखा तक नहीं था। शादी वाले घर में मौजूद औरतें बार-बार मुझे देख रही थीं और यह सब मुझे बहुत अजीब लग रहा था और मुझे बहुत बुरा भी लग रहा था। फिर एक औरत कहने लगी कि यह नीतीश की होने वाली पत्नी है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था।
मैं अकेले में अपनी माँ से बात की तो उन्होंने भी यही कहा कि तुम्हारा रिश्ता पक्का हो गया है, अब ज़्यादा बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे अपनी माँ की बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था और मैं कमरे में जाकर खूब रोई थी कि मुझे अभी शादी नहीं करनी, लेकिन मेरे माता-पिता तो ज़बरदस्ती मेरी शादी करवाना चाहते थे। किसी ने मेरी एक न सुनी। गाँव में मेरी बिल्कुल भी दिल नहीं लगता था। मैं जितने भी दिन यहाँ पर रही उदासी ही थी। मैंने अपने पिता के सामने बोलने की तो मेरी हिम्मत नहीं थी, इसलिए ना चाहते हुए भी इस रिश्ते को एक्सेप्ट करना पड़ा था। लेकिन वह लड़का कौन है, कैसा है, यह मैं नहीं जानना चाहती। इतना ज़रूरी भी नहीं समझा था, क्योंकि मुझे शादी में कोई इंटरेस्ट भी नहीं था। मेरे घर वाले ज़बरदस्ती मेरी यह शादी करवा रहे थे। मेरे बुआ के बेटे की शादी ख़त्म हो गई तो हम वापस घर आ गए अपने। यहाँ पर रोज़ मेरी माँ पिताजी से मेरी शादी के इंतज़ाम के बारे में कहती थी। यह बातें सुनकर मेरे पिता परेशान हो जाते थे और उनके चेहरे पर परेशानी भले एक्सप्रेशन देखकर मेरा दिल बहुत दुखता था। मेरे पिता गरीब थे और मज़दूरी करके घर का खर्चा चलाते थे, लेकिन फिर भी ना जाने क्यों उन दोनों की मेरी शादी की इतनी जल्दी आ रही थी। मेरे पिता की कमाई से कुछ भी नहीं जुड़ पाया था, तो इसलिए वह दिन ब दिन और ज़्यादा परेशान रहने लगे थे। एक दिन मेरे पिता ने माँ को बताया कि उनके रोज़ कुछ दोस्त विदेश में कमाने के लिए जा भी रहे हैं, क्यों ना मैं उनके साथ विदेश चला जाऊं और वहां जाकर मैं तुम लोगों को पैसे भेजता रहूँगा, तुम मेरी बेटी के दहेज का सामान जोड़ लेना। मैं जब पिताजी की यह बात सुनी तो मैंने फ़ौरन उन्हें मना कर दिया। उनके विदेश जाने के लिए मना कर दिया था कि पिताजी को इस उम्र में मेरे खातिर किसी को बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर उन लोगों को मुझे एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो वह ऐसे ही करें। अगर दहेज लेकर शादी करना चाहते हैं तो मैं आप लोगों के घर पर ही ठीक हूँ। मुझे नहीं जाना शादी करके। सुनकर माँ को गुस्सा आया और वह मुझसे कहने लगी, तू कौन होती है बड़ों के बीच में बोलने वाली। पिताजी ने माँ को चुप कराया और मेरे करीब आकर मेरे सर पर हाथ रखा और मुझे समझाने लगे कि बेटी की शादी करना तो हर माता पिता का फ़र्ज होता है। इसलिए माता पिता अपनी बेटी को ज़रूरत का सामान दहेज के रूप में देते हैं। तुम डरो नहीं माँ और बेटी, फ़िक्र मत करो, मैं 1-2 साल में वापस आ जाऊँगा। मेरे पिता ने मुझे चुप होने पर मजबूर कर दिया था, लेकिन मेरी माँ को पिताजी के विदेश जाने की बहुत खुशी थी। पिताजी वहाँ से बहुत सारे पैसे भेजेंगे। कुछ दिनों बाद ही पिताजी ने विदेश जाने की तैयारी हो गई थी। गाँव के लोग भी कुछ आए थे जो पिताजी के साथ भी जा रहे थे। सब लोग मिलजुल कर विदेश के लिए जा रहे थे। पिताजी को इतने सालों के लिए जाता हुआ देखकर मेरी आँखों से आँसू रुक ही नहीं रहे थे। अपने पिता से बहुत प्यार किया करती थी। कहते हैं ना, नाम की ही बेटियां तो पिता की लाडली होती हैं। कुछ ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ था। मैं अपने पिता की लाडली थी और इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार मैं अपने पिता से ही करती थी और वह भी मुझसे बहुत प्यार करते थे। लेकिन माँ को तो बस जल्दी थी कि पिताजी की हम किसी तरह से भी परेशानी ना करें, ताकि वह बेफिक्र होकर यहाँ से जाए और उनके ही आ जाते ही हमारे अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। आखिरकार मेरी माँ की तमन्ना पूरी हो गई थी। पिताजी हम लोगों से दूर चले गए थे। पिताजी के जाने के बाद मेरी माँ जैसी दुनिया ही वीरान हो गई थी। घर की सारी रौनक मेरे पिताजी से थी। मैं बहुत उदास रहने लगी थी। पिताजी के जाते ही माँ ने मेरा कॉलेज जाना छुड़वा दिया था और कहती थी, अब बस बहुत हो गई पढ़ाई आपकी, तुम्हारी शादी की तैयारियां शुरू करना है। मैं माँ से कहती कि माँ, जब तक पिताजी नहीं आ जाते तब तक तुम तो मुझे पढ़ने दो। माँ ने कहा कि तेरे बाप के आने का कौन इंतज़ार रखेगा, वह कैसे ही पैसे भेजेंगे जैसे ही मैं तेरी डेट फिक्स कर दूंगी। 2-3 साल तक मैं तेरा खर्चा नहीं उठा सकती और ना ही तो तुझे पढ़ा सकती हूँ। मैं माँ से लड़ने लगती थी और क्या मतलब था, मेरा खर्चा नहीं उठा सकती,
पिताजी के आने तक तो मैं इस घर में कहीं भी नहीं जाऊंगी। यह मेरा पिताजी का घर है और किसी के बाप में इतनी हिम्मत नहीं है जो मुझे यहाँ से निकाल सके। यह बात सुनकर मेरी माँ को मुझ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। उन्होंने मुझे इतना मारा कि 2 दिन तक मेरी शरीर दर्द करती रही। पिताजी के घर से निकलते ही माँ के पर निकल आए थे। उन्होंने मेरी पढ़ाई भी छुड़वा दी थी और सारे घर से निकल जाती थी। दोपहर को आकर खाना खा लेती थी और उसके बाद थोड़ा आराम करने के बाद फिर शाम के टाइम पर पड़ोसन के घर में जाकर बैठ जाया करती थी और मैं सारा दिन घर में अकेले का शिकार होती रहती थी। माँ को घूमने फिरने से फुर्सत ही नहीं थी। घर से अकेला बाहर तक के सारे काम अब मैं करने लगी थी। घर में खाना बनाना और घर में जब खाना बनाने के लिए राशन खत्म हो जाता था उसकी जिम्मेदारी भी मुझ पर थी। एक दिन मैं घर का सामान लेने के लिए बाजार जा रही थी। एक लड़के की दुकान हमारी गली के नुक्कड़ पर थी। उस दुकान पर लड़का बैठा हुआ था। वह लड़का नज़र भर के मुझे देख रहा था। जैसे ही मेरी नज़र उस पर पड़ी मैंने देखा कि वह मुझे घूर रहा था। उसके बाद जब मैंने मार्केट से वापस आई तो तब भी वह मुझे ही देखे जा रहा था। बड़ी मुश्किल से मैंने उसकी अपनी नज़र चुराई और अपना सामान लेकर घर वापस लौट आई थी। वह घर तक मुझ पर नज़र रखे हुए था। मैंने फ़ौरन ही अंदर जाकर गेट बंद कर लिया। जब भी मैं घर से निकलती थी वह मुझे अजीब अजीब नज़रों से देख रहा था। उसके बारे में अब मैं अपनी माँ से भी कुछ नहीं कह सकती थी। माँ तो मेरा जीना दुश्वार कर देती, इसलिए मैं घर से निकलना ही छोड़ दिए थी। वह लड़का जब भी मैं घर से बाहर निकलती तो अपनी दुकान पर बैठा हुआ मुझे घूर घूर से देखा करता था। अब तो आने जाने वाले लोग भी मुझे शक की नज़रों से देखने लगे थे। एक दिन मेरे घर की छत पर खड़ी हुई थी तो उसने मुझे इशारा करते हुए एक कागज़ पर कुछ लिखकर मेरी तरफ फेंक दिया। मैं घबरा गई। मुझे बहुत डर लग रहा था लेकिन उस कागज़ को मुझे पढ़े बिना मुझे सुकून नहीं आ रहा था। मैंने उस कागज़ को उठाकर लिखा था। उसमें उस कागज़ के थ्रू मुझे प्रपोज़ किया था। उसमें लिखा हुआ था, मैं कोई बुरा लड़का नहीं हूँ, बस तुम इतनी पसंद आ गई हो कि दिल के हाथों मजबूर होकर यह कदम उठाया है। एक बार बात करने का मौका दे दो। अगर फिर जो तुम कहोगी मैं वही करूँगा। मैं तुम्हारे खातिर कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। मैंने सोचा इसे जान छुड़ाने का कोई और अच्छा तरीका नहीं है। मैंने सोचा उसे बात बता देती हूँ मेरी एंगेजमेंट हो चुकी है तो उसका दिल खुद ही टूट जाएगा और वह मायूस होकर यहाँ से चला जाएगा और मेरा पीछा भी छोड़ देगा। मैंने एक दिन माँ के घर से निकलते ही मौका पाकर उसे इशारे से घर के अंदर बुला लिया और उसके अंदर आते ही मैं झट से दरवाज़ा को अंदर से बंद कर लिया। वह तो बुरी तरह से काँप रहा था। मैं लड़की थी लेकिन मुझसे ज़्यादा तो उसे डर लग रहा था। मैंने उसे कहा रिलैक्स होने को कहा और कहा कि बताओ तुम मुझसे क्या बात करना चाहते हो। तो उसने कहा जिस दिन से उसने मुझे देखा था वह तो बिल्कुल दिल के हाथों मजबूर होकर रह गया है। ना दिल को सुकून मिलता है ना दिन को सुकून मिलता है उसको, ना रात को। रात भर उसकी इंतज़ार में गुजार देता है कि कब दिन निकले और वह मेरा दीदार कर सके। उसने कहा कि रोली मुझे गलत मत समझना, मैं तुम्हारा नाम और तुम्हारे बारे में अच्छी तरह से जानता हूँ। मैं कोई धोखेबाज और झूठा इंसान नहीं हूँ, लेकिन मोहब्बत तो मोहब्बत है तो हो जाती है और जिससे हो वो इंसान उसके हाथों मजबूर हो जाता है। मैंने उससे कहा कि तुम मेरे बारे में सब कुछ जानते हो लेकिन शायद यह नहीं जानते कि मेरा रिश्ता तय हो चुका है। मेरी शादी मेरे पिता के दोस्त के बेटे के साथ हो रही है और मैं यहाँ से शादी होने के बाद गांव चली जाऊंगी। मेरी ससुराल गांव में ही है। मैं अपने माता पिता की इज्जत का बहुत ख्याल करती हूँ। तुम्हें किसी के सहारे पर नहीं रखना चाहती क्योंकि ताकि मैं तुमसे किसी तरह का झूठ बोल और कुछ दिन के लिए तुमसे रिलेशनशिप्स बनाकर मैं तुमसे धोखा नहीं देना चाहती। यह सब सुनकर वह थोड़ा सा अपसेट हो गया था लेकिन मेरा सच बोलने से वह बहुत ज़्यादा खुश हुआ था। उसने बताया कि यह नुक्कड़ वाली दुकान उसके पिता की है। कभी कभी वह उस दुकान पर बैठ जाया करता है।
वह कभी उसका घर भी नहीं है। उसने बताया कि मेरे परिवार में मैं और सिर्फ मेरे पिता हैं। हम दोनों इसी दुकान में अपना गुजर बसर करते हैं, लेकिन हम दोनों की ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही है। मेरी शादी हो जाएगी तो शायद घर में कोई औरत आ जाएगी। मेरी माँ काफ़ी सालों पहले गुजर चुकी है और मेरी बहन की शादी थी 2 साल पहले ही हो गई है। उसने कहा कि ज़िंदगी में अगर कभी भी कोई काम या कोई ज़रूरत हो तो तुम मुझे ज़रूर याद करना। भले ही तुम मेरे किस्मत में नहीं हो, लेकिन मेरे दिल में हमेशा रहोगी। उसकी फीलिंग्स की कदर की और वह बेचारा थोड़ी देर के बाद मेरे घर से खुद ही चला गया था। हम दोनों के बीच बहुत रिस्पेक्ट थी, साथ बात हुई थी। वह मुझे आम लड़कों से बिल्कुल अलग लग रहा था। जब से उसे गली में खड़ा हुआ देखी तो वह समझती थी कि वह कोई आवारा या फिर लोफर टाइप का लड़का होगा जो मेरे पीछे पड़ा हुआ है। लेकिन उसके साथ बात करके मुझे एहसास हुआ था कि सच में मुझे कोई इतनी मोहब्बत भी नहीं कर सकता है। यह सब सोचकर मेरी भी आंखें भर आई थीं और जब चाहते टाइम वह मुझे जाने लगा तो मुझे गुड बाय बोल गया था, तो मैं उसकी आंखों में भी आंसू देखी थी। मुझे वह सच्चे दिल से चाहने वाला इंसान लग रहा था और इतने अच्छे इंसान को गंवारा का मुझे बहुत दुख हुआ था। उसके बाद भी जब मैं घर से किसी काम के लिए निकलती तो वह मुझे अपनी दुकान में बैठा हुआ मिलता जाता था। उसकी दुकान के आगे निकलते हुए मुझे भी अपनी आंखों में काबू करना नहीं आता था। मैं किसी न किसी बहाने उसकी निगाह उठकर देख ही लेती थी। जब मैं उससे अच्छी तो वह मेरे दिल की गहराइयों तक उतर जाता था। वह बहुत ही अच्छा लड़का था और शरीफ था। उस दिन के बाद उसने मुझे कभी तंग नहीं किया था और ना ही वो कभी उस दिल के बारे में उसने मुझे कभी दोबारा बात करने की कोशिश भी नहीं की थी। कभी कभी हम दोनों की नज़रें एक दूसरे से मिल जाया करती थी। जाने अनजाने में मुझे पता चला कि अब मैं भी उसको पसंद करने लगी थी और मेरे दिल में उसके लिए मोहब्बत जागने लगी थी। लेकिन पिता की इज्जत के खातिर मैंने अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल किया। मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने पिता की इज्जत की परवाह थी। मेरे पिता दूसरे देश में मेरे लिए मेहनत कर रहे थे। मैं उनकी इज्जत पर कैसे आँच आने दे सकती थी। इसलिए मैंने अपने दिल को संभाल लिया था कि वह मुझे कितना भी चाहता हो और अच्छा लगता हो, लेकिन मेरे किस्मत में मेरे पिता के फैसले की मोहताज है। फिर कभी ना कभी मेरे ना उससे बात हुई और ना ही ज़्यादा जान पहचान बढ़ाई और आँखों ही आँखों में आँखों की ज़रूरत पूरी होती है। इसी तरह से अगले 4 महीने तक ऐसा ही चल रहा था। 4 महीने बाद पिताजी विदेश से काफ़ी सारा सामान और मेरे दहेज के लिए काफ़ी सारे पैसे भी भेज दिए थे। मेरी माँ ने अकेले ही मेरी शादी करने का फ़ैसला कर लिया था और मेरी ससुराल में कह दिया था कि वह कुछ लोगों को लेकर मेरे घर बारात लेकर आ जाएं। मैंने अपने माँ को यह शादी करने के लिए बहुत रोका था। पिताजी के आने से पहले ही मुझ पर यह जुल्म मत करो। मुझे अपने माता पिता का आशीर्वाद के साथ विदा होना है। लेकिन मेरी माँ ने एक ही नहीं सुनी मेरी। कुछ दिन बाद गांव के कुछ लोग आकर मेरी शादी की डेट फिक्स करके चले गए। मैंने कभी इस लड़के की फ़ोटो तक नहीं देखी थी और दिन रात मैं रोती रहती थी। माँ ने पिताजी से कह दिया, अपना फैसला ज़बरदस्ती मनवा लिया। पिताजी ने फ़ोन पर बात की और शादी के लिए राज़ी होने को कहा। पिताजी मुझसे कहने लगे, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, मेरी बेटी के साथ रहेगा। मैं हमेशा अपने पिता की बात के आगे झुक जाती थी और इस बार भी अपने पिताजी के कहने पर चुप हो गई थी और उसकी बात को मान लिया था। शादी की तैयारी बढ़ती गई। धीरे धीरे मेरा दम घुटने लगा था और कोई भी ऐसा इंसान नहीं था जो मेरी साइड ले सकता था, जो मुझे तसल्ली देता। मेरी माँ तो बस हर टाइम शॉपिंग करने में लगी रहती थी। वह पिताजी की कमाई के दोनों हाथों से लूटने में लगी हुई थी। कुछ कपड़े मेरे लिए शादी के लिए मंगाई थी तो अपने लिए उसमें डबल कपड़े लेकर आती थी। माँ ने पड़ोस में भी शादी का इनविटेशन भी भेज देना शुरू कर दिया था और उन्हीं औरतों के साथ अपने शॉपिंग करके बुलाने जाती थी। मेरी माँ ने मेरी कोई भी ख्वाहिश नहीं पूछी
थी कि मुझे क्या पसंद है क्या नहीं, क्या अभी ससुराल लेकर क्या जाना चाहती हूँ। कुछ भी नहीं, बस वह सारे काम अपनी मर्जी से ही कर रही थी। वह बहाने से शॉपिंग पर निकल जाती थी और अपने ही दोस्तों के साथ होटल में खाना खाकर आती थी। पिताजी का पैसा माँ को बहुत अच्छा लग रहा था। जब माँ अपने दोस्तों पर पैसा खर्च किया करती थी तो उनके दोस्त माँ पर भी ज़्यादा इज्जत देने लगी थी। इस बात से बहुत ज़्यादा खुश होया करती थी कि मैं माँ को समझाने लगी थी तो वह मुझे डांट कर चुप करा देती थी कि तेरे पिता सारी मेहनत सिर्फ तेरे अकेले लिए तो नहीं कर रहे हैं। मैं उनकी पत्नी हूँ, सबसे पहले उनकी कमाई पर मेरा हक बनता है। मेरी माँ ने अपने आप को बुरी तरह से बिगाड़ रखा था। उन्हें घर की और अपनी जवान बेटी की कोई चिंता नहीं थी। वह पिताजी की कमाई पर अपने पास संभाल कर नहीं रख सकती थी, बल्कि बेवजह की चीज़ों पर उड़ा दिया करती थी। नए नए कपड़े बनवाना, सहेलियों के साथ बाहर घूमने जाना, होटल में खाना खाना, यह सारे शौक उन्होंने बना लिए थे। माँ को मोहल्ले की औरतें ने अपनी तारीफ सुनाना बहुत अच्छा लगता था। माँ भी इसलिए जल्द से जल्द शादी करके यहाँ से मुझे भेज देना चाहती थी ताकि वह अपनी ज़िंदगी सुकून से गुजार सके। मुझे लगता था जैसे वह मेरी माँ सगी नहीं है बल्कि मेरी सौतेली माँ है। मैं अंदर से टूट सी गई थी। माँ ने थोड़े से कपड़े और थोड़ा सा सामान मेरे दहेज के लिए इकट्ठा कर दिया था। बस वह अपनी जिम्मेदारी से आज़ाद होकर बैठ गई थी। न बेटी को घर में काम सीखने की उसे नसीहत देती थी, न रहन सहन के तरीके सिखाती थी। हमेशा घूमने फिरने और मेकअप करने में ही लगी रहती थी। पिताजी के जाने के बाद माँ ने अपने आप को भी और भी ज़्यादा जवान बना लिया था। मेरी शादी की डेट फिक्स हो चुकी थी और धीरे धीरे मेरी शादी के दिन करीब आ रहे थे। मैं हर रोज़ चूल्हे पर जल रही थी। मेरी माँ मेरे सारे सपनों को चकनाचूर कर दिया था। मैं पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती थी, लेकिन शादी के बाद मेरे सारे शौक़ खत्म होने वाले थे। मेरी माँ को कोना मेरे आराम न कुछ ख्याल था और ना ही शादी की कोई ज़्यादा फ़िक्र रहती थी। गांव के लोग ज़्यादा मेकअप वगैरह नहीं जानते, इसलिए तू जैसी है वैसी ही ठीक है। तुझे कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी तू बहुत खूबसूरत है। तेरे पति ने तुझे ऐसे ही पसंद किया था। यह सुनकर मेरा दिल टूट जाता था कि वह जब उनके किसी बात को पता ही नहीं है तो वो मेरा रिश्ता गांव में क्यों किया है। कभी कभी तो मेरा दिल चाहता था कि मैं रितेश के साथ भाग जाऊं। रितेश जो मुझसे बहुत प्यार करता था, लेकिन पिताजी का ख्याल हर टाइम मुझे रोक लेता था। शादी के पहले मैं आखिरी बार रितेश से मिलकर उसके बातें करके अपने दिल का सारा बोझ उतारना चाहती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि दुनिया में वही एक इंसान है जिसे मेरी परवाह है, जिसके लिए हर चीज़ से बढ़कर सिर्फ मैं हूँ। एक दिन माँ के घर जाने के बाद मैं भी घर से लॉक लगाकर चुपचाप रितेश के दुकान पर चली गई। उसकी दुकान पर चढ़ गई। मुझे देखकर वह फौरन उठ खड़ा हुआ था। वह मुझे देखकर बहुत खुश हुआ था। उसके चेहरे से कुछ ऐसे ही पता चल रहा था कि वह मुझसे कितनी मोहब्बत करता है। फिर मैंने लेटर से उसे दिया। उसमें लिखा हुआ था कि कल दोपहर 3 बजे मुझे लेने आ जाना। मैं तुमसे दूर अकेले में कुछ बातें करना चाहती हूँ। वह लेटर उसने बिना पढ़े ही जेब में डाल लिया था और मैं वापस अपने घर चली गई। रोज़ मैं 3 बजे अपने दोस्तों के साथ कहीं जाया करती थी। मैंने भी घर से अकेले ही निकल गई और मैं अकेली थी, इसलिए दिल के सारे बोझ उतारना चाहती थी। अगले दिन जब माँ घर से निकली तो उसके साथ ही मैं घर के दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया था, ताकि उन्हें लगे कि मैं घर के अंदर ही हूँ। जैसे ही 3 बजे रितेश अपनी बाइक के साथ गली में मौजूद था, मेरी नज़र उस पर पड़ी तो मैं मुस्कुरा दी। सामने वह मुझे ही देखकर मुस्कुरा रहा था। माँ तो घर से ही जा चुकी थी। अब मेरे पास अच्छा बहाना था। मैंने रितेश को इशारा करके रुकने के लिए कहा और अपने फेस में दुपट्टा बांध लिया था, अच्छी तरह से कवर कर लिया था ताकि मुझे कोई पहचान ना सके। वैसे भी माँ को अब आने में शाम
के टाइम ही आना था। मुझे डर डर था कि कहीं कोई मुझे उसके साथ पहचान न ले, इसलिए मैंने अपना फेस छुपाना ज़रूरी था। मैं थोड़ी दूर पैदल चलने के बाद उसके साथ बाइक पर बैठ गई। ज़िंदगी में पहली बार किसी अनजान लड़के के साथ बाइक में बैठी थी। उसकी बाइक स्टार्ट करते टाइम मुझे संभाल कर बैठने को कहा और मैंने अपना एक हाथ उसके कंधे पर रख लिया था। वह बहुत खुश हो गया था और फिर हम बहुत दूर तक चलते चलते जा रहे थे। थोड़ी देर के बाद उसने बाइक किसी रेस्टोरेंट के सामने रोक दी। उसके बाद हम रेस्टोरेंट के अंदर चले गए। वहाँ पर काफ़ी सारे लोग बैठे हुए थे, लेकिन कोई भी हमें नहीं जानता था। हम दोनों एक कोने की जगह पर चेयर पर डाल बैठ गए थे। रितेश ने 2 कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर किया। काफ़ी देर तक हम दोनों खामोशी से बैठे ही रह गए थे। हम दोनों में कोई रिश्ता ना था, न किसी तरह के रिश्ते की कोई उम्मीद आई थी, क्योंकि वह कुछ भी ना, लेकिन दोनों के दिलों में मोहब्बत थी। वेटर भी इतनी देर से कोल्ड ड्रिंक लेकर आ गया था। रितेश ने मुझे कहा कि अगर तुम कुछ और खाना चाहती हो तो मैं तुम्हारे लिए ऑर्डर कर देता हूँ। मैंने कहा नहीं, मैं कुछ नहीं खाना चाहती। हम दोनों की बात इसी तरह से शुरू हुई थी। मैंने कहा कि रितेश, शायद यह इस तरह से आज हमारे पहले और आखिरी मुलाकात होगी और फिर 4 दिन बाद मैं हमेशा हमेशा के लिए और मैं गांव चली जाऊंगी। लेकिन इससे पहले मैं अपने दिल का बहुत सारा बोझ उतारना चाहती हूँ। मैं तुम्हें सच्चाई बताना चाहती थी कि तुम्हारी मोहब्बत एक तरफ नहीं है। रितेश, तुम्हारी मोहब्बत में इतनी ताकत है कि मैं भी तुमसे मोहब्बत करने में मजबूर हो गई हूँ। लेकिन किस्मत ऐसी है कि तुम मेरी ज़िंदगी में मेरा रिश्ता हो जाने के बाद आए हो। अगर तुम पहले आ जाते तो मैं सारी दुनिया से लड़कर भी तुम्हारे अलावा किसी से रिश्ता नहीं जोड़ती। लेकिन अब मैं क्या करूं? मेरे पिता मेरे शादी के खातिर दूसरे देश में दिन रात मजदूरी कर रहे हैं। अब मैं कैसे उसकी यह सारी मेहनत बर्बाद करके उनको बेइज्जती कर दूं, क्योंकि वह अपने गांव में जवान देकर आए हैं। रितेश को मेरी बातें सुनकर बिल्कुल बिखर सा गया था। उसे मुझसे मिलकर इतनी खुशी थी और मैं अपनी मोहब्बत का इजहार किया कि वह उतना ही ज़्यादा खुश हुआ था कि वह मुझे हासिल नहीं कर सकता था। फिर भी वह बेचारा अपने आप को बड़ी मुश्किल से संभालते हुए कह रहा था कि मुझे तसल्ली दे रहा था कि दुनिया में हर कोई अपनी मोहब्बत को हासिल नहीं कर सकता। बस हम दोनों के लिए इतना ही काफ़ी होना चाहिए कि हमने मोहब्बत कर लिया है। बात सुनकर मैं एकदम से फूट फूट कर रोने लगी थी। वह मुझे चुप करने की 1000 कोशिश करता रहा और फिर खुद रो पड़ा। उसी दिन से हमने ज़िंदगी में बहुत सारी बातें एक दूसरे से शेयर की थी और इसके वादे पर एक दूसरे से अलग हुए थे कि ज़िंदगी में अगर कभी भी हम दोनों के एक दूसरे की ज़रूरत पड़ी तो कहने से भी कभी पीछे नहीं घबराएंगे। उसने मुझसे कहा कि जितना भी वक्त गुजर जाए वह हमेशा तुम्हारी ज़रूरत मेरी पहली जिम्मेदारी होगी। कुछ दुख और कुछ हंसी, कुछ मजाक भी बातें करते हम दोनों वह दिन अच्छे अच्छे तरीके से गुजारा था। वह वहीं रेस्टोरेंट में बैठकर हम दोनों ने खाना भी खाया था और फिर वह मुझे घर छोड़ने आया था। मेरा बहुत मन कर रहा था कि एक बार फिर से अंदर आकर, लेकिन इस बार वह नहीं माना था और मुझे छोड़कर ही चला गया था। मैं आज के दिन की खूबसूरत यादें दिल में लेकर वापस आ गई थी और शादी की तैयारियां पूरी हो चुकी थी। देखते ही देखते शादी का दिन आ गया। मेरी बारात आ गई थी, मेरी शादी हो गई। मैंने पहली बार अपने होने वाले पति को अपनी शादी वाले दिन ही देखा था। जो आप मेरा पति बन के आ गया था वह कोई ज़्यादा अच्छा खासा नहीं था, बस नॉर्मल सी शक्ल वाला था, गांव में रहने वाला ही लग रहा था। लेकिन अपने माँ बाप की पसंद के आगे मैं हार मान ली थी। अब जो मेरी शादी हो चुकी थी वो किसी से क्या कहती थी। जिस तरह से मेरे लिए यह सब नया नया सा था, इसी तरह से वह भी खास मुझ पर ध्यान नहीं दे रहा था। बस दोनों ही यही माता पिता का फैसला था जो हम दोनों को मानना पड़ा था। मैं विदा होकर अपने माता पिता का घर छोड़कर चली गई। माँ तो अभी अपने कामों में बिजी थी, उन्हें मेरी जाने पर कोई खास दुख नहीं हुआ था। पिताजी ने मैंने वीडियो कॉल पर बात कर ली थी, वह भी
वहाँ पर रो रहे थे। मैंने दूल्हे के साथ गाड़ी में बैठी और सारी रात से रोती ही रही थी। उसने मुझे एक शब्द नहीं काफ़ी तक नहीं बोला तो कि मेरी सास मुझे बार बार चुप कराए जा रही थी। गांव पहुंचकर मैंने अपने पिता के फैसलों को मान रखते हुए पत्नी होने के सारे हक निभाए थे। घर और ससुराल के लोगों के साथ अच्छे अच्छे तरीके से बर्ताव किए थे। मुझे ऐसी ज़िंदगी की आदत तो नहीं थी, लेकिन फिर भी खुद को ससुराल वालों की आदतों में डालने की कोशिश कर रही थी। मेरे पति को मुझे कोई खास इंटरेस्ट नहीं था, वह तो सारी सारी रात लड़कियों से बतियाता रहता था। मुझे इतना हक जताने ही नहीं देता था कि उसके साथ लड़कियां उसको या गलत काम करने से लिए रोकती। मुझे मेरी कोई परवाह ही नहीं थी, बस घर वालों ही मुझे घर का हिस्सा बना लिया था। मैं अपने पति की शिकायत सास से करती थी तो वह मुझे यही तसल्ली देती थी, आजकल के हर लड़के का यही हाल है, बस तुम इज्जत के साथ इस घर में बनी रहो। वह सारी लड़कियों को टाइम पास के लिए, असली घर की मालकिन तो तुम ही रहोगी। नई नई शादी है, पुरानी आदत तो धीरे धीरे ही जाएगी। मतलब उसके माता पिता भी इसकी आदत का पता था। मेरी शादी को 4 महीने हो चुके थे। 4 महीने के बाद ही मैं प्रेग्नेंट हो गई थी। सास तो मुझे बहुत प्यार करती थी और जब से उन्हें पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तब से उन्होंने मेरे हर नखरे उठाना शुरू कर दिए थे। तब यह मेरी बात को पता चली, वह भी मुझसे मिलने के लिए मिठाई लेकर मुझे बधाई देने के लिए आई थी और जाते जाते कह रही थी कि डिलीवरी के लिए अगर यह लोग मुझे मायके आने के लिए कहें तो तुम खुद ही मना कर देना। वहाँ पर मेरी माँ अकेली है, यह तो तुम्हारा पूरा ससुराल भरा हुआ है, हर कोई जिम्मेदारी उठाने वाला है, वहाँ कौन है जो तुम्हें संभालेगा। मैं अपनी माँ की बात को अच्छी तरह से समझ गई थी। उनका मतलब था कि वह मुझे मायके आने से रोकने लगी थी। जो शादी के बाद इस सब्र को घूंट पी रही थी या फिर चुपचाप बर्दाश्त करके प्रेगनेंसी के दिनों में मेरे पति ने मुझ पर थोड़ा बहुत ध्यान देना शुरू कर दिया था। वह भी ख्याल रखा था। अब मेरे सामने फ़ोन भी नहीं करता था ताकि मुझे दुख न पहुँचे। मैं उसके लिए बात से खुश हो गई थी। महीने गुजरने के बाद लोग तो मुझे बहुत सारी तैयारियां करने लगी थी। फिर मेरी सास ने वही बात कही जिसका मुझे डर था। मेरी सास ने कहा कि डिलीवरी के लिए हम तुम्हें शहर लेकर चले जाएंगे। तो अपनी माँ की कही हुई बात मुझे याद आ गई थी। मैंने अपनी सास को रोक लिया और उसने कहा कि गांव की बाकी औरतों की तरह मैं भी घर में डिलीवरी करवाना चाहती हूँ। मेरी सास को मेरी किस बात पर बहुत हैरत हुई कि मेरी पहली बार डिलीवरी हो रही थी, इसलिए उन्होंने मुझे अस्पताल जाने के लिए कहा था। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हें डर नहीं लगता है? मैं बस नहीं कह दी, बात को ख़त्म कर दिया था। गांव में ही मेरा बच्चा पैदा हो गया था। मैंने एक बार से प्यार से लड़के को जन्म दिया था। बच्चे को जन्म देते ही कुछ दिन बाद मैंने नोटिस किया कि मेरा पति दोबारा से फ़ोन करने में बातें करता है, जैसे पहले किया करता था। वह रोज़-रोज़ किसी न किसी पर फ़ोन में बातें किया करता था। जब मेरा बेटा पैदा हुआ था तो मेरी माँ कुछ ही दिन के लिए मेरे पास रहने के लिए आई थी। मैंने अपनी माँ को जब अपने पति के बारे में बताया तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हारा पति बहुत अच्छा इंसान है, उस पर शक मत किया करो और कभी भी इस सबकी वजह से लड़का मेरे घर मत आना जाना। मैं तुम्हारी कोई शिकायत नहीं सुनना चाहती। अपना घर बसाओ और अपने परिवार में सुखी रहो। कुछ ही दिन बाद रहने के बाद माँ यह कहकर चली गई। फिर मुझे गांव में रहने की आदत नहीं है। अब मेरा बेटा 6 महीने का हो गया था। मेरी सास ने मुझे दवाइयाँ खिलाना शुरू कर दी ताकि मैं दोबारा से प्रेग्नेंट हो जाऊँ। पोता मिल जाने के बाद भी मेरी सास बहुत ज़्यादा खुश थी और चाहती थी कि जल्दी से उनको एक और पोता मिल जाए। पहले बच्चों को तो मैं ठीक से नहीं संभाल सकती थी और मैं कुछ महीनों के बाद फिर से प्रेग्नेंट होना, यह तो बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रही थी। अचानक एक पहाड़ मुझ पर टूट पड़ा था जब पता चला कि मेरे पिता की विदेश में ही मौत हो चुकी है। यह मेरे दुख के लिए न काबिले बर्दाश्त था। मैं जल्दी से ही अपने थोड़े बहुत कपड़े लेकर अपने माँ के घर पहुँच गई थी। मुझे लगा इस टाइम मेरी माँ को मेरी ज़रूरत होगी। जब मैं अपने घर पहुँची तो माँ की हालत बिल्कुल ठीक थी। अगले दिन विदेश से मेरे पिता की डेड बॉडी आ चुकी थी। तब मैंने अपनी माँ को रोते हुए देखा था। मुझे भी कोई होश नहीं था। मेरे बेटा को मेरे सास ही संभाला हुआ था। 1-2 दिन के लिए वह भी हमारे
घर पर ही रुक गई थी। चौथे दिन मेरी सास घर वापस चली गई और मैं माँ के घर रुक गई थी। 9 महीने के बच्चे के साथ और 3 महीने की प्रेगनेंसी बड़ा मुश्किल टाइम गुजर रहा था। क्या पिताजी की मौत को 2 महीने हो गए थे। मेरा पति मुझे लेने तक नहीं आया था। मैं खुद उनसे ले जाने को कहती तो वह मुझे मना कर देने की किया करते थे कि बच्चों की डिलीवरी तक अपने मायके में ही रह लूं। लेकिन इधर मेरी माँ ने मेरा जीना दुश्वार कर रखा था कि आप हमारे यहाँ कमाने वाला कोई नहीं है, अब जल्दी वापस अपने घर चली जाओ। जैसे तैसे बर्दाश्त करके उन्होंने मेरे 9 महीने घर पर पूरे करवा दिए थे। डिलीवरी का टाइम आए तो दूसरी बेटी पैदा हुई थी। ससुराल में कोई भी मेरी बेटी को रखने तक नहीं आया, देखने तक नहीं आया था। देखने तक तो नहीं, मैं 2-2 बच्चों को एक साथ अपना दूध पिलाती थी। इसके अलावा और कोई चारा नहीं था। मेरे बेटे के लिए कोई दूध तक नहीं लेकर आता था। माँ कहती थी इसके पिता को इसका खर्चा मंगवा लो और आपके मायके से कहती थी इसके लिए अभी वापस मत आना, बेटी का ख्याल वहीं शहर में रख लो। कुछ दिन बाद आकर मैं खुद लेकर आऊँगा। वह मुझे टालता जा रहा था, लेकिन अब मैं खुद ही अपने दोनों बच्चों को लेकर गाँव चली आई। गाँव जाकर देखा तो वह देखकर हैरान रह गई कि मेरा पति ने अपनी गर्लफ्रेंड से शादी कर ली थी और मेरा हाथ में तलाक के पेपर थमा दिया था। कह दिया था कि इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। मैं अपने दोनों बच्चों को लेकर वापस शहर आ गई थी। अब मेरे पास कोई और चारा नहीं बचा था। तलाकशुदा होकर मैं दोबारा अपनी माँ के पास वापस आ गई थी। मेरी माँ ने इधर खूब हंगामा कर दिया था कि तेरी ही गलती होगी, तभी वह तेरे पति ने दूसरी शादी कर ली और मुझे अपने पति का घर नहीं छोड़ना चाहिए था और ना ही इधर रहने की तुझे आना चाहिए था। जिस पिता की खातिर मैंने यह सब बर्दाश्त किया था वह भी जिंदा नहीं रह सकी। माँ से तो वैसे भी कोई उम्मीद नहीं थी, उन्होंने मुझे घर से निकालने की भी कोशिश की थी। मैं अपने पिता की ज़्यादा से हिस्सा मांगने की बात की तो मेरी माँ ने बुरी तरह से डर गई थी। तब जाकर उनकी ज़ुबान बंद हो गई थी। मुझे पढ़ाई तक पूरी नहीं करने दी थी। अगर मैं पढ़ी लिखी होती तो कोई जॉब भी कर लेती। अपने बच्चों के सो जाने के बाद मैं नौकरी की तलाश करने के लिए घर से निकल जाती थी। इस तरह मैं बहुत सारे धक्के खाए और जाकर मुझे नौकरी मिली। मुझे एक कंपनी में साफ सफाई करने की नौकरी मिल गई थी। मुझे यह नौकरी मिल सकती थी क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी कि मुझे अच्छी नौकरी मिल सकती थी। वहाँ पर नौकरी करते हुए मुझे 3 महीने गुजर गए थे। मैं अपने बच्चों को माँ के हवाले करके आ जाती थी। माँ मेरे बच्चों का कोई खास ध्यान नहीं रखती थी, लेकिन जब उनको पैसे की लालच हुआ तो वह मेरे बच्चों का ख्याल रखने लगी थी। मैंने अभी तक अपनी कंपनी के मालिक को नहीं बताया था कि एक दिन जब मैं मालिक के ऑफिस में सफाई करने के लिए गई तो यह देखकर मैं हैरान रह गई कि कंपनी का मालिक और कोई नहीं बल्कि रितेश था। अपने ऑफिस में रितेश की लगी हुई तस्वीर को देखा था। मुझे लगा था कि शायद वह तस्वीर किसी की ने ऐसे ही लगा दी होगी, लेकिन मुझे वहाँ के लोगों से पता चला कि यह तो इस कंपनी के मालिक की है। जब मुझे रितेश से मिलने की बहुत चाहत होने लगी थी क्योंकि मैंने उसे 2 साल बाद फ़ोटो में देखा था। जैसे ही रितेश ऑफिस में आया तो मैं उसके सामने अपनी आंखों में आंसू लिए खड़ी हुई थी। रितेश ने मुझे अपने ऑफिस में देखकर हैरान रह गया था। फिर उसने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया और मुझसे पूछा कि तुम यहाँ क्या करती हो। मैंने उससे बताया कि तुम्हारे ऑफिस में मैं 3 महीने से काम कर रही हूँ। रितेश ने कहा कि तुम यहाँ पर काम क्यों कर रही हो, तुम्हारी तो शादी हो चुकी है। मैंने उसको अपनी सारी कहानी बता दी, शादी के बाद मेरे साथ क्या हुआ था। यह सुनकर रितेश की आंखों में आंसू आ गए। वह मुझे कहने लगी कि पिछले 3 महीनों से काम के सिलसिले में मैं शहर से बाहर गया हुआ था और मुझे पता होता कि मेरे ऑफिस में नौकरानी का काम कर रही हो तो मैं तुम्हें हरगिज यह काम नहीं करने देता। हमने तो वादा किया था कि एक दूसरे के मुश्किल वक्त में हम तुम्हारा साथ देंगे। पिता का सपना था कि मैं अपने पैरों पर खड़ा हो सकूं। तुम्हारी शादी के बाद मेरे पिता की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद मैं अपने पिता के सपनों को पूरा करने के लिए हर दम मेहनत करने की नौकरी की तलाश के लिए जगह जगह धक्के खा। मेरी पढ़ाई तो पूरी हो चुकी थी। फिर उसके बाद मैंने मेरे मामा ने मेरा बहुत साथ दिया और आज देखो मैं इतना बड़ा बिजनेसमैन बन गया हूँ। मुझे तुम्हारी याद हमेशा आती थी, लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि तुम मुझे इस तरह से मिलोगी। अब जब तुम्हारे पति ने तुम्हें तलाक दे दिया है तो मेरी भी इस दुनिया में कोई नहीं है। तो मेरी मोहब्बत हो, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी? मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को बहुत खुश रखूंगा। रितेश की यह बात सुनकर मेरी आंखों में से आंसू आ गए।
मैंने बिना कुछ सोचे समझे रितेश से शादी के लिए हाँ कर दी, क्योंकि अब मैं दोबारा से रितेश को खोना नहीं चाहती थी। मैंने अपनी माँ से भी पूछकर रितेश से शादी कर ली। रितेश एक बहुत अमीर इंसान होने के साथ साथ बहुत अच्छा इंसान भी है। रितेश ने मेरे दोनों बच्चों को एक्सेप्ट कर लिया और आज हम दोनों, मेरे बच्चों के रितेश सगे पिता की तरह प्यार करता है। आज मैं अपने पति रितेश के साथ बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मेरी शादी के 2 महीने बाद ही मेरी माँ इस दुनिया से चल बसी थी। रितेश ने मेरा बहुत साथ दिया। रितेश से बहुत प्यार करती हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी में रितेश और अपने बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आपको यह स्टोरी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ, चैनल में नए हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।